वर्क पावर एंड एनर्जी हमारा नेक्स्ट यूनिट है बेटा, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे अबाउट वर्क, हाउ वी डिफाइन वर्क, हाउ वी एक्सप्रेस, और क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो सब देखेंगे। फिजिक्स में जब हम वर्क को डिफाइन करते हैं, वर्क इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव वर्क इन डेली लाइफ। सपोज किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट प्लेस है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लग रही है F, एंड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया बाय ए डिस्टेंस S, डिस्प्लेसमेंट बोल दो। तो ये है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जब भी हम वर्क को डिफाइन करेंगे, वी डिफाइन इट एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ force and displacement. Work is defined as the dot product of force and displacement. So mathematically, I will write W equals to F dot S. आपको पता है बेटा, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमेशा स्केलर होता है, और आपको डेफिनेशन पता है, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ F, magnitude of S into cos theta. And remember what is theta here? Here theta is angle between F and S. Simply हम लिखेंगे W equals to Fs cos theta. वर्क का ऐसा यूनिट क्या होगा? फोर्स का न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, cos थीटा का यूनिट नहीं होता है। This Newton into meter is called as joule. So we write 1 joule is 1 Newton meter. Similarly, अगर मैं CGS यूनिट की बात करूं, वो होगा बेटा डाइन इंटू सेंटीमीटर। इसको अर्ग बोलते हैं, ERG। एंड 1 अर्ग जो है 1 डाइन सेंटीमीटर तो है ही है, लेकिन हम जोल और अर्ग में भी रिलेशन हमें पता है ऑलरेडी, क्योंकि मैं इसको लिखता हूं 1 जोल को न्यूटन इंटू मीटर। तो न्यूटन मतलब 10⁵ डाइन, meter is 10⁻² centimeter, so 1 joule is 10⁷ dyne centimeter is erg. Right? देखिए वापस इस पे आओ। अगर बेटा थीटा 90 डिग्री से कम है, मीन्स इफ थीटा इज एक्यूट, जैसे यहां आपको दिख रहा है, तो cos थीटा जो होगा वो पॉजिटिव होगा। cos ऑफ एनी एक्यूट एंगल इज पॉजिटिव, और जब cos थीटा पॉजिटिव है तो जो वर्क है वो भी पॉजिटिव होगा। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है, या अगर थीटा 90 डिग्री के बराबर है, थीटा इक्वल्स टू 90, थीटा जब 90 के बराबर है तो cos थीटा विल बी 0, और जब cos थीटा 0 होगा तो f भी 0 होगा। और अगर थीटा 90 डिग्री से बड़ा है तो cos थीटा जो है
वो होगा नेगेटिव। कॉस थीटा अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब फोर्स भी नेगेटिव, सॉरी वर्क भी नेगेटिव। सो वर्क कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिपेंडिंग ऑन थीटा आल्सो। बट वर्क ऐसे भी जीरो हो सकता है अगर हम फोर्स लगाए ही नहीं, ठीक है, या अगर हम फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन हम डिस्प्लेस ही नहीं कर पाए बॉडी को। कोई बड़ा सा ब्लॉक है, जैसे हम दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, या कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, पत्थर पड़ा हुआ है एक बड़ा सा, एंड एक आदमी क्या करता है, इसको पुश कर रहा है, बट वो उसको नहीं डिस्प्लेस कर पा रहा, तो पूरा दिन पुश करता रहा बट डिस्प्लेसमेंट नहीं प्रोड्यूस हुई, तो बोलेंगे वर्क जीरो है, वर्क डन बाय द पर्सन इज जीरो। ठीक है, क्यों? क्योंकि वर्क तब होगा जब डिस्प्लेसमेंट भी होगी। ठीक है, अगर देयर इज अ पर्सन एंड, और देखो जीरो कब हो सकता है, वो अपने सिर के ऊपर रखता है कोई ऑब्जेक्ट, सूटकेस रखा, एंड ही इज वॉकिंग अलोंग ए हॉरिजॉन्टल रोड, तो वर्क तब भी जीरो होगा, क्योंकि जो उसने वेट उठाया, मतलब जो फोर्स है वो डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो आगे की तरफ हो रही है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है, और जब वो परपेंडिकुलर होंगे तो वर्क विल बी जीरो। देखो, जब हम किसी बॉडी को, ये मान लो अर्थ है, यहां से ऊपर थ्रो कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट इज गोइंग अप, बट ग्रेविटी उसको नीचे पुल करती है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है। हमने ऊपर भेजा, द ऑब्जेक्ट इज गोइंग अप, तो जितनी देर ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, ग्रेविटी के कारण जो वर्क होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, लेकिन वेट मतलब उसकी जो ग्रेविटी लग रही है, या ग्रेविटेशनल फोर्स को ही वेट बोलते हैं, वो नीचे की तरफ है। सो व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव। व्हेन ए पर्सन इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, या किसी ब्लॉक को, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैं इधर खींच रहा हूं, उधर लेके जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को, जो अप्लाइड फोर्स है उसके कारण तो पॉजिटिव वर्क होगा, क्योंकि वर्क और डिस्प्लेसमेंट की सेम डायरेक्शन है, लेकिन वर्क डन बाय द फ्रिक्शन विल बी नेगेटिव, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लग रही है। सो वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स विल बी पॉजिटिव एंड वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स विल बी नेगेटिव। उसके बाद देखिए, तो सिंपल सा लॉजिक ये याद रखिए कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की सेम डायरेक्शन है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको यहां से पुश कर रहे हैं हम एफ फोर्स, और ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया, यहां चला गया ऐसे, ये डिस्प्लेसमेंट हुई, तो यहां जो वर्क होगा ना, दैट विल बी सिंपली एफ एस। एफ एस कॉस जीरो वन होगा। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन होगी तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस बोल दो चाहे, इसलिए सिंपल वर्ड्स में हम फोर्स इनटू डिस्टेंस बोलते हैं, बट एक्चुअली इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स इस तरह के होंगे, मान लो एक फोर्स है, फोर्स F इक्वल टू 3I प्लस 2J माइनस 6K न्यूटन displaces a body from R1 equals to 6I plus 4J minus 3K meter to R2 equals to 2I plus 3J minus K meter.
एक फोर्स है जो किसी बॉडी को डिस्प्लेस कर रही है फ्रॉम दिस टू दिस. कैलकुलेट वर्क डन बाय द फोर्स. इस फोर्स के कारण कितना वर्क होगा. बेटा आपको फोर्स गिवन है F इज इक्वल टू 3I प्लस 2J माइनस 6K न्यूटन. डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू R2 माइनस R1. फाइनल माइनस इनिशियल. तो डिस्प्लेसमेंट S क्या बनेगा. 2 माइनस 6 माइनस 4I, 3 माइनस 4 माइनस 1J माइनस K माइनस माइनस 3 प्लस 3 हो गया. तो क्या बनेगा प्लस 2K. समझ में आया ऐसे. माइनस K माइनस माइनस 3K. So it is माइनस 4I प्लस J माइनस J प्लस 2K. तो ये आपके पास आ गया S वेक्टर इक्वल टू माइनस 4I माइनस J प्लस 2K. और ये मीटर में है. मीटर तो दिया था. अभी हमें एंगल नहीं पता है बट हमें वेक्टर्स दिए ना. तो वर्क की डेफिनेशन तो ये है, ये F डॉट S. तो आई विल राइट W इक्वल टू F डॉट S. आपको बेटा याद होगा डॉट प्रोडक्ट में हम कैसे करते हैं दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट. I के कोफिशिएंट को I के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया. इट इज 3 इंटू माइनस 4 प्लस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 6 इंटू 2. So it is equal to minus 12 minus 2 minus 12. ठीक है. I के कोफिशिएंट को I के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, J को J से और K को K से मल्टीप्लाई करो. आपका आंसर आ जाएगा minus 26 joule. This is how we calculate the work. बेटा अगर कोई वेरिएबल फोर्स होगी तो वर्क कैसे निकालेंगे. इसको रब कर दो ना. वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स. पहले मैं ग्राफ से बताता हूं. वेरिएबल फोर्स वो होती है, मैं ग्राफ बनाऊंगा बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. वेरिएबल फोर्स वो होती है जिसकी वैल्यू डिफरेंट हो एट डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट्स. मतलब कभी पहले ज्यादा फोर्स थी फिर कम हो गई. कैसे भी ग्राफ बना लो, ऐसे बना लेता ग्राफ. ठीक है, पहले फोर्स कम थी फिर बढ़ी फिर दोबारा से कम हो गई. सो ऐसी फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहता, सेम नहीं रहता, उस फोर्स को हम वेरिएबल फोर्स बोलते हैं. वेरिएबल फोर्स कौन सी हुई. ए फोर्स हुज मैग्नीट्यूड डज नॉट रिमेन कांस्टेंट. लेकिन जितना मर्जी वेरिएशन हो, हम किसी छोटे से टाइम के लिए ये एज्यूम कर सकते हैं कि फोर्स कांस्टेंट है. जैसे ये थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट है मान लो. फॉर दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां लेट अस से कि फोर्स जो है वो कांस्टेंट है और वो वैल्यू है F. फोर्स की वैल्यू कितनी है F. एंड ड्यूरिंग दैट जो डिस्प्लेसमेंट है वो dx है. ठीक है. वेरिएबल फोर्स क्या हुआ. ए फोर्स
whose magnitude keeps on changing with time एक ऐसी फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज होगा उसे हम वेरिएबल फोर्स बोलते हैं. फोर्स whose magnitude keeps on changing with time is called as variable force. Let the force remains constant for a small displacement dx. This is a small displacement. For this small displacement, suppose जो force है वो constant है, तो कितना work होगा बेटा? Then small amount of work done dw is equal to f into dx. लेकिन अगर आप थोड़ा इसको ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली समझो, ये तो आपको दिख रहा है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मतलब ये वाला एरिया. अगर मैं नाम रख लूं इसका जैसे ए बी सी डी, सो दिस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी. लेकिन मैंने जो फोर्स यहां कंसीडर की थी, आई कुड हैव कंसीडर्ड इट हेयर आल्सो, तो तब मेरे पास ये वाला एरिया आ जाता. मैं यहां भी ले सकता था ये वाला, तो ये वाला एरिया आ जाता इक्वल टू वर्क. सो इन टोटल अगर मैं ऐसे बोलूं, अगर मुझे टोटल वर्क कैलकुलेट करना है, टोटल वर्क डन बाय दिस वेरिएबल फोर्स, तो मैं क्या लिखूंगा? टोटल वर्क डन by this variable force is इस dw को इंटीग्रेट, क्योंकि इंटीग्रेशन इज एडिशन, कंटिन्यूअस एडिशन, एडिशन ऑफ कंटिन्यूअस इंटरवल. इंटीग्रेशन ऑफ dw, that will be integration of f dx, and that will be equal to integration means sum of all such areas. So when we find sum of all such areas, what we have? Total area under force displacement graph. dw क्या आ गया? f dx आ गया, that is equal to total area under the force displacement graph. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो ग्राफ है, उस ग्राफ के अंदर जो टोटल एरिया होगा, दैट एरिया रिप्रेजेंट्स वर्क डन. ठीक है, यही dw जो है ये w होता है. तो अगर तो कोई इक्वेशन दी हुई है फोर्स की, वो भी बताऊंगा अभी क्वेश्चन करके. अगर कोई इक्वेशन दी होगी तो उसको इंटीग्रेट करना. जो भी लिमिट्स हैं, लिमिट्स क्या होती हैं? ये dx में x की जो वैल्यूज हैं, जैसे यहाँ ग्राफ दिया है a टू b, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट a है, मैक्सिमम b है, तो मैं a से b लिख लूंगा. तो टोटल एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, या तो इंटीग्रेट करेंगे अगर इक्वेशन दी होगी, और अगर कोई ग्राफ दिया होगा तो उस ग्राफ के अंदर हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, वही एरिया वर्क रिप्रेजेंट करेगा. It is like this. Calculate the work done by a force
F equals to 3x square plus 2x plus 5 Newton in displacing a body from x equal to 0 to x equal to 2 मीटर। सॉल्व करें क्वेश्चन को। देखो आपको वर्क कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन गिवन है ना, तो वर्क विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स फ्रॉम 0 to 2, that is equal to integration of 3x square plus 2x plus 5 from 0 to 2. It means W equal to 3 into integration of x square plus 2 into integration of x, 5 into integration of 1 लिख दो, चाहे 5 into 1 तो 5 ही होता है। Then you have these limits, given limits हैं 0 to 2, 0 to 2 and 0 to 2. It means W is equal to 3 into x square की क्या इंटीग्रेशन है? डिफरेंशिएशन नहीं, इंटीग्रेशन करनी है x3/3 from 0 to 2, xn plus 1 divided by n plus 1 plus 2 into x square by 2 from 0 to 2 plus 5 into x from 0 to 2. This 3 and 3 will be out. 2 will be out. So W will be equal to x cube, 0 to 2 है ना, it will be 2 cube minus 0 cube, लिमिट्स पुट करेंगे तो, प्लस 2 square minus 0 square प्लस 5 into 2 minus 0. So this way ये आपका W कितना आ जाएगा? 2 cube हो गया 8, 2 raised पर 2 हो गया 4 plus 10, 22 जोल। ठीक है, कोई भी इक्वेशन की होगी, जस्ट इंटीग्रेट द इक्वेशन टू कैलकुलेट वर्क। कोई इक्वेशन और ले रहा हूं मैं, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल कोई इक्वेशन आपको दी हुई है f इक्वल टू a प्लस बी एक्स और बोला है वर्क कैलकुलेट करें कैलकुलेट वर्क when the body is displaced from x equal to c to x equal to d, मीटर में ही है। ठीक है, यहाँ आपके पास नंबर्स नहीं दिए हुए हैं, लेटर्स दिए हुए हैं।
ठीक है, ये कैलकुलेट करें आप खुद। W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। तो इंटीग्रेशन के रूल्स वही हैं, सिर्फ आपके पास यहाँ कॉन्स्टेंट्स हैं इंस्टेड ऑफ नंबर्स, मतलब लेटर्स हैं इंस्टेड ऑफ नंबर्स। ठीक है बेटा, तो इस तरह की इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन हो गए। उसके बाद ग्राफ के बेस पे कैसा क्वेश्चन होगा देखिए। ये एक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ गिवन है आपको, इसमें अलोंग वाई एक्सिस हम ले रहे हैं फोर्स को, अलोंग एक्स एक्सिस हम लेंगे डिस्प्लेसमेंट। एक्स लो या एस लो दैट हार्डली मैटर्स, डिस्प्लेसमेंट ही है। सपोज कोई ग्राफ ऐसा दिया हुआ, पहले फोर्स बढ़ी, फिर फोर्स कांस्टेंट हो गई, फिर थोड़ी कम हुई, उसके बाद और कम हो गई, ऐसे फोर्स थी, फिर जीरो हो गई। पहले फोर्स बढ़ती जा रही है, मान लो बढ़ते 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 ये हो गई 10 न्यूटन, दिस इज 10 न्यूटन, देन it decreased, then it remained 10 for some time, फिर उसके बाद 5 न्यूटन हो गई, फिर 5 रही काफी देर, और फिर 0 हो गई। और ये डिस्प्लेसमेंट दी हुई है, दिस इज 0 1 3 4 5 एंड 6 मीटर। तो 6 मीटर तक डिस्प्लेस करने में कितना वर्क करना पड़ेगा? Calculate work when the body is displaced by 6 meter. As shown in the figure, फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर तक हुई, यहां से स्टार्ट हुई आपको 6। ठीक है, पहले फोर्स बढ़ती जा रही है, फिर फोर्स कांस्टेंट हो गई, फिर थोड़ी कम हुई, और उसके बाद फिर वो कम ही रही, और फिर खत्म हो गई। बेटा आप क्या करोगे, इस गिवन एरिया को स्प्लिट करोगे इनटू स्मॉलर सेक्शंस। जैसे अगर आप ये वाला पोर्शन देखो, तो ये आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रही है। अगर आप ये वाला पोर्शन देखो, पूरा देखना, ये आपको रेक्टेंगल दिख रहा है। अगर आप ये वाला पोर्शन देखो, ये भी एक रेक्टेंगल होगा। सभी एरिया कैलकुलेट करना। W इक्वल्स टू, ट्राइंगल का एरिया क्या है, 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड। बेस इज 3, अल्टीट्यूड इज 10, प्लस ये नहीं सोचना यहां तक है तो इतना ही एरिया लें, पूरा एरिया लेना, इस लाइन के नीचे पूरा एरिया लेना, प्लस 3 से लेके 5 तक क्या हुआ, 2, और ये कितना है 10, प्लस 5 से लेके 6 तक हुआ 1, और ये कितना है 5। सो W विल बी इक्वल टू 15 प्लस 20 प्लस 5, 40 जूल, ये मीटर में और ये न्यूटन में दिया हुआ। ठीक है, जो भी आपको एरिया दिया होगा वो एरिया आपने कैलकुलेट करना है, जैसा मर्जी शेप हो। कभी ऐसे हो सकता है, देखो ये डिस्प्लेसमेंट, इधर फोर्स, यहां से शुरू करता हूं 1 से, पहले फोर्स बढ़ी 10 न्यूटन हो गई, और फिर फोर्स नेगेटिव हो गई, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, -10 न्यूटन।
1 से शुरू हुआ, 1 से 2, 2 से 3। अगर ग्राफ ऐसा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो वर्क कितना होगा? सी वर्क जो है, बेशक वो वर्क डॉट, ये दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, लेकिन वर्क इन इटसेल्फ इज ए स्केलर क्वांटिटी. डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज स्केलर. सो इफ दिस इज द सिचुएशन गिवन टू यू, कोई जरूरत नहीं है कैलकुलेशन की, देखना ध्यान से. 1 to 2, 2 to 3 बराबर है, ये 10 है, ये -10, सो वर्क विल बी इक्वल टू 0. अगर कभी नीचे होगा ना ग्राफ, तो एरिया माइनस कर देना वो, क्योंकि नेगेटिव फोर्स नेगेटिव है ना, तो फोर्स नेगेटिव क्या हुई, मतलब अगर बॉडी को पहले उधर ले गई, उसके बाद वापस ले आई होगी, तो डिस्प्लेसमेंट 0, इसलिए नेट डिस्प्लेसमेंट 0. नेगेटिव फोर्स का मतलब अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, ये वर्क के क्वेश्चंस हुए. कल हम पावर वाले करेंगे.